बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां घर के बाहर बैठे 3 लोगों को कार ने कुचला है। हादसे में युवती की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घर के बाहर बैठे हाथ ताप रहे थे सभी लोग, तभी देखिए ये बड़ा हादसा हो गया। गुरसरायगंज कोतवाली के सिंहपुर का ये मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर के बाहर बैठकर सभी हाथ ताप रहे थे, तभी देखिए किस तरह से वाहन द्वारा लोगों को कुचला गया। एक की जान चली गई है और 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घर के बाहर बैठे 3 लोगों को कार ने कुचल दिया। कन्नौज का ये पूरा मामला है। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो घर के बाहर बैठकर सभी लोग देखिए हाथ ताप रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार कार आती है और कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है, जिसमें 3 लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं और एक महिला की देखिए हादसे में जान चली गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, कैसे यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? जी, आपको बता पूरा मामला जो है गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ पे जिस तरीके से रात का समय होता है तो कुछ ये परिवार के 3 लोग जो हैं घर के बाहर बैठ के आग ताप रहे थे। वहीं ये जो तेज रफ्तार कार आती है वो तीनों को टक्कर मार देती है, जिसमें एक लड़की की मौके पे मौत हो जाती है। वहीं 2 लोग जो घायल हैं, जिनको सीएससी के बाद हालत गंभीर होने के चलते उनको मेडिकल कॉलेज सेहत सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी दोनों की हालत भी अभी चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस का जैसा कि कहना है, कार को पकड़ लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर नोएडा से है, जहां सरकारी स्कूल की महिला शिक्षक ने इस्तीफा दिया है। 20 साल की सेवा के बाद पद छोड़ा है। बीएलओ की गिरफ्तारी से भी बीएलओ की जिम्मेदारी से भी इस्तीफा दिया है। महिला शिक्षक ने हालात को चुनौतीपूर्ण बताया। इस्तीफा बता दें कि एफआईआर होने के 1 दिन बाद आया है। 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। तो एसआईआर की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है और देखिए ये लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं, जहां शिक्षक जो हैं वो इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सरकारी स्कूल की ये महिला शिक्षक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 20 साल की सेवा के बाद पद छोड़ दिया है। बीएलओ की जिम्मेदारी से भी इस्तीफा दिया है। महिला शिक्षक ने हालात को चुनौतीपूर्ण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा एफआईआर होने के 1 दिन बाद आया है। आपको बता दें कि 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद महिला शिक्षक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो नोएडा का ये पूरा मामला है, जहां सरकारी स्कूल की महिला शिक्षक हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो 20 साल की सेवा के बाद अपने पद को छोड़ा है। बीएलओ की जो जिम्मेदारी है उसको उन्होंने देखिए उस पद से इस्तीफा दिया है। महिला शिक्षक ने हालात को बेहद ही चुनौतीपूर्ण बताया है। तो इस वक्त देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर शिक्षकों को सौंपी गई है। फॉर्म फिल कराने की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षक को दी गई है। और देखिए वक्त भी बहुत कम है, 4 दिसंबर डेडलाइन है। और इससे पहले जो शिक्षक हैं देखिए वो इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी एक मामला देखने को मिला था। अब देखिए नोएडा के सरकारी स्कूल की महिला शिक्षक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 20 साल की सेवा के बाद पद छोड़ा है। और दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, महिला शिक्षक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए कविता नागर है, सेक्टर 104 स्थित जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, ये वहाँ पर कार्यरत है और काफी समय से ये लगातार जो है सेवाएं दे रही थी। लेकिन अब जब से एसआईआर आया है तब से इनको इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था कि मजबूरी में इनको जो है इस्तीफा देना पड़ा है। और इस्तीफा इसलिए देना पड़ा है कि एसआईआर में जिस तरीके से बताया गया घर घर जाकर बाकायदा प्रपत्र पढ़ना होगा, इन प्रपत्रों से के जरिए ही पूरी तरीके से एसआईआर लागू होगा। और इसको देखते हुए कई इससे पहले भी एक गेजा में जो सरकारी शिक्षक थी, उन्होंने भी
करीब 52 वर्षीय शिक्षिका थी और वो भी 20 से 25 साल अपना दे चुकी हैं इसी फील्ड में और सरकारी जो है अध्यापिका थी। उन्होंने भी अपना इस्तीफा बीएलओ का जो ग्रुप बनाया गया जिला प्रशासन की तरफ से वो इनको उस पर जो है उन्हें इस्तीफा डालकर साफ कह दिया कि वो काम नहीं कर सकती। इससे पहले जब ये इस्तीफा है इससे पहले बाकायदा 60 जो है बीएलओ और 60 सुपरवाइजरों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी डीएम के आदेश पर। बताया गया कि एफआईआर की प्रक्रिया है इनकी तरफ से जो काम है वो ढीला ढवाली इनकी तरफ से करी जा रही है, इसीलिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाकायदा अनुशासन हिंसा की जो कार्यवाही है वो भी करी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जो दबाव है एसआईआर की वजह से जो दबाव है अचानक से बढ़ा है, वो दबाव इतना ज्यादा है जो शिक्षक हैं जो बीएलओ बनाए गए हैं या फिर शिक्षा मित्र कह लें, तो इनको जो बनाया गया है वो दबाव झेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अचानक से एसआईआर का आना, अचानक से उनको अलग से प्रपत्र देना, नए फॉर्म है उनका फीडिंग सिस्टम उनको भरना, कोई ट्रेनिंग नहीं है किसी की और लिहाजा ट्रेनिंग न होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हाँ प्रपत्र किसी तरीके से सही से नहीं भर पाते। अगर कोई क्वायरी होती है, ये जो जिला है काफी अवेयरनेस वाला जिला है, यहाँ पर अगर सोसाइटी है बीएलओ जाता है तो उसको साफ कई सवाल जो है जो लोग हैं वो पूछ लेते हैं कि आखिर ये होगा तो कैसे होगा, वो होगा तो कैसे होगा, कौन सी चीज कहाँ भरी जानी है। तो कई बीएलओ ऐसे हैं कि उनका जवाब नहीं दे पाते। तो जाहिर सी बात है प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना, अचानक से एसआईआर को लाना और बीएलओ को खड़ा कर देना कि हाँ आपको घर घर जाकर जाकर इस तरीके से चीजें करनी है। तो जो दबाव है वो साफ देखा जा सकता है। साथ ही जो कड़ी कार्यवाही करी गई, जो 60 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज कराई गई, 7 सुपरवाइजरों पर एफआईआर दर्ज कराई गई, वो कार्यवाही भी कहीं गई उसकी वजह से बिल्कुल दानिश, कहीं ना कहीं ये काम भी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्रावस्ती की जहां एसआईआर कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई हुई है। अब तक 50 बीएलओ दंडित हुए हैं और 5 बीएलओ निलंबित कर दिए गए हैं। 2 बीएलओ की स्थायी वेतन वृद्धि बाधित की गई है। 45 बीएलओ के वेतन और मानदेय भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। 27 नवंबर तक कार्य शुरू करने का अंतिम मौका है। तो देखिए एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त काफी तेजी से चल रही है। इस बीच एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस श्रावस्ती का मामला है जहां एसआईआर कार्य में लापरवाही पर एक्शन हुआ है। देखिए अब तक 50 बीएलओ जो हैं वो दंडित किए गए हैं, 5 बीएलओ निलंबित कर दिए गए हैं, 2 बीएलओ की जो स्थायी वेतन वृद्धि है वो बाधित की गई है, 45 बीएलओ के वेतन और मानदेय भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। 27 नवंबर तक कार्य शुरू करने का अंतिम मौका है। लगातार हम लोग इसको सतत पर्यवेक्षण कर रहे हैं और कुछ हमारे बीएलओ ऐसे थे जिनके द्वारा शिथिलता बढ़ती जा रही थी, तो उनके ऊपर बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा तनख्वाह रोकने की, नोटिसेस की और सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक अभियान भी चलाकर बीएलओ से काम हमको समय सीमा के अंतर्गत पूरा करना है। तो सभी बीएलओ को मैंने ये भी निर्देशित किया है कि जो लोग 27 नवंबर तक अपना 100% डिजिटाइजेशन कर लेंगे उनको जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं कानपुर में हॉस्पिटल में घुसकर दबंगों ने मारपीट की है। संचालक और सहयोगी को जमकर पीटा है। सीसीटीवी में कैद हुई है दबंगों की पूरी करतूत। दबंगों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की है। केस दर्ज हुआ है। कल्याणपुर थाना के मां चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए अस्पताल किस तरह से जंग का अखाड़ा बना। हॉस्पिटल में घुसकर मारपीट की गई है। दबंगों की दबंगई यहां पर देखने को मिली है। और प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, इस तरह से मारपीट की क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है ये कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर जो हॉस्पिटल संचालक हैं उनको दूसरे हॉस्पिटल संचालक के द्वारा पीटा गया है। और जो वजह सामने निकल कर आई है वो व्यापार में कंपटीशन, यानी कि जिन शिकायत करता है उनका जो हॉस्पिटल है उसमें पहले से ही जो दबंग लोग हैं वो इसमें पार्टनर थे और उसके बाद उन्होंने अपना अलग हॉस्पिटल खोला और जिसके बाद कंपटीशन को लेकर एक दूसरे में रंजिश चलती रहती है, जिसके चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 25 से 30 लोग जो है वो अंदर हॉस्पिटल घुसते हैं। उसके बाद जो पीड़ित है मनीष शर्मा उनको जमकर पीटते हैं, कुर्सियों और बेल्टों से मारते हैं, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, एफआईआर दर्ज की है और आरोपी की
गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं कन्नौज में महिला ने बीच सड़क युवक को पीटा है। पीछा करने का आरोप लगाकर पिटाई की है। रोजाना पीछा करने का आरोप लगाया। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और देखिए महिला ने बीच सड़क पर किस तरह से युवक की पिटाई कर दी है। तो कन्नौज का ये पूरा मामला है। महिला ने बीच सड़क युवक को जमकर पीटा और पीटने का ये वीडियो भी सामने आया है। महिला का कहना है कि रोजाना ये युवक पीछा करता है और देखिए इसी आरोप को लेकर महिला ने बीच सड़क पर युवक की पिटाई कर दी है। और अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, महिला ने युवक की पिटाई की है, क्या पूरा मामला? जी आपको बता दें, पूरा मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का बीच बाजार का है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो में जो महिला है बीच सड़क पे जो युवक है कॉलर पकड़ के उसको थप्पड़ से मार रही है। जिस तरीके से वीडियो में दिखाई पड़ रहा, सुनाई पड़ रहा है कि महिला उस पर आरोप लगा रही है कि तुम हमको परेशान करते हो, पीछा करते हो, फोन करते हो। इस तरीके के गंभीर आरोप लगा के महिला जो है उस पुरुष पे आरोप लगा के पीटते नजर आ रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर मेरठ से है, जहां बेसमेंट की खुदाई के दौरान हादसे से हड़कंप मच गया। खुदाई के दौरान मकान का लिंटर और दीवार गिर गई। बता दें कि मलबे में दबकर पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फायर ब्रिगेड पुलिस ने पहुंचकर रेस्क्यू किया है। मकान के बराबर बता दें कि चल रही थी बेसमेंट की खुदाई, जहां दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के खैर नगर का ये मामला बताया जा रहा है। मलबे में दबकर पति पत्नी जो है घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और स्वेब जिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वेब जिया, कैसे हादसा हुआ, क्या अपडेट है मामले में? बताया जाता है कि करीब बहुत पुराना मकान था, उसी के बराबर जो है वो खुदाई चल रही थी। जैसे ही बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, इसी दौरान जो मकान था और उसकी जो दीवार थी वो गिरी। जैसे दीवार गिरी तो मकान का जो लिंटर था वो भी गिर गया। देर रात ये हादसा हुआ है। तो घर के अंदर जो मौजूद जो वो कमरा था उसके अंदर एक दंपत्ति मौजूद था जो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू करके जो है दंपत्ति को जो था वो अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है इसमें जो बेसमेंट की खुदाई करा रहे थे जो पड़ोसी थे, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है। जो पिलर भरा जा रहा था उसमें जो मानक थे, जो तरीका था उस हिसाब से जो थी वो खुदाई नहीं की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है इसमें लापरवाही पाई जाती है या किसी की तरफ से कोई तहरीर आती है तो मुकदमा दर्ज होगा। फिलहाल पुलिस जो है पूरे जो बेसमेंट की जो खुदाई चल रही थी उसको रोक दिया है पूरे काम को। और जो जर्जर मकान है उसकी स्थिति भी इसी तरह से रुकी हुई है। जब तक जो है निर्माण चलता रहेगा उसके बाद स्थिति साफ होगी कि वहां पर जो बेसमेंट की आगे खुदाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके बाद ही जो है ये काम चालू होगा। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था, उसी दौरान देखिए यह हादसा हुआ है। खुदाई के दौरान मकान का लिंटर और दीवार गिरी है। मलबे में दबकर पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने पहुंचकर रेस्क्यू किया है। तो मकान के बराबर बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, तभी यह हादसा हो गया। पति पत्नी इसकी चपेट में आ गए और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं श्रावस्ती में सीएम के निर्देश पर अवैध घुसपैठियों की जांच शुरू हो गई है। जिले में तलाश तेज हो गई है। सीमा से शहर तक छानबीन हो रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। दस्तावेजों की जांच हो रही है। जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी भी तेज हो गई है। 62 किलोमीटर खुली सीमा पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है, ये एसपी का कहना है। प्रतिदिन हमारे द्वारा एसएसपी के साथ समन्वय करके जो बॉर्डर के इलाके हैं, बॉर्डर के गांव हैं, उनमें फुट पेट्रोलिंग की जाती है। दोनों थानों के सभी गांवों में ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन कर दिया गया है, जो कि लगातार पुलिस के संपर्क में रहते हैं। किसी भी प्रकार की संदिग्ध सूचना को पुलिस के साथ शेयर किया जाता है। इसके अलावा जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय से लगभग 50 से 60 पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती की गई है। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां नोएडा एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ है। बता दें कि बीसीएएस टीम ने 2 दिन तक सुरक्षा व्यवस्था पर की है, जहां बीसीएएस टीम अब डीजीसीए को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, जिसके बाद
एरोड्रम लाइसेंस जारी किया जाएगा। बता दें कि एंट्री, टैक्सी स्टैंड समेत सभी सुरक्षा मानकों की जांच की गई है। CISF की तैयारी और CCTV कैमरों की निगरानी भी देखिए पूरी तरह से जांच पड़ताल किया गया है। नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण कल CM योगी आदित्यनाथ भी करेंगे। दिसंबर में एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां तेज की गई हैं। तो देखिए तमाम जो सुरक्षा है उसे परखी गई है। CM योगी आदित्यनाथ भी इसका जायजा लेंगे, तैयारियों को देखेंगे। तो नोएडा एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से अब तैयार नजर आ रहा है और देखिए टीमों ने 2 दिन तक सुरक्षा व्यवस्था को परखा है। और खबर सोनभद्र से है, जहां बकाया फीस को लेकर प्रिंसिपल ने पीटा है। 12वीं के छात्र को पीटने का आरोप है। पिटाई से स्कूल में बेहोश हो गया था, ये परिजन का कहना है। जयपुरिया स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने मेडिकल कराने से इनकार किया है, ये परिजन का कहना है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। 2 बजे के बाद मेरे साथ प्रिंसिपल ने क्रूरता द्वारा बहुत पिटाई की। बोला कि तू फीस नहीं दे रहा है, मुँह छिपा रहा है। तो बोला बच्चा कि सर मैं फीस कहाँ से दे पाऊँगा, मम्मी को कॉल करिए, पापा जी को। उन्होंने बोला कि तेरे बाप का नौकर तेरे माँ की नौकर हूँ। इसी के बाद जो है बच्चा बोला नहीं सर ऐसे क्यों, तो फिर पिटाई करना चालू किए। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगी मेरे बच्चे का जीवन बचाया जाए। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, 12वीं के छात्र को पीटने का आरोप प्रिंसिपल पर है, क्या पूरा मामला है ये बता दें कि ये पूरा मामला सोनभद्र के रावर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के जयपुरिया स्कूल का है। बताया जा रहा है कि 14 नवंबर के समय बच्चा स्कूल गया हुआ था। उसी समय प्रिंसिपल ने इसे फीस मांगने की बात कही, तो लड़के ने अपनी माता और पिता से बात करने की बात कहा था, लेकिन इसी बात को लेकर ये प्रिंसिपल जो थे वो बच्चे को पीट दिए, जिसकी वजह से बच्चा को बताया जा रहा है कि बच्चा 2 घंटे के लगभग वो बेहोश भी हो गया था स्कूल में। लेकिन इसकी सूचना उन्होंने परिजनों को नहीं दिया था। बाद में जब स्कूल से लड़का अपने घर पहुंचा है तो वहां पर अपनी माँ बाप को ये सूचना दिया था, बताया कि मेरे को मारा गया है। इसके बाद वो कोतवाली रावर्ट्सगंज में गए, वहां पे उन्होंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन उस एप्लीकेशन पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मुख्यमंत्री इसके बाद उन्होंने डीएम के पास भी इसका वो किया था, लेकिन उस पर भी जांच करने के लिए आदेश दिया गया, लेकिन अभी तो कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में लिपापोती कर रही है और उनका कहना है कि इस तरह से कोई मामला नहीं आया हुआ है, जबकि परिजन का कहना है कि हमारे एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही हमको स्कूल के जो CCTV फुटेज है उसको भी दिखाया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आरोप लग रहा है कि बच्चे को स्कूल में मारा गया है। फिलहाल बच्चा जो है वो 12वीं का छात्र है और इस बार वो फाइनल ईयर का एग्जाम देना है उसको, लेकिन अब पूरी तरह से प्रशासन बिल्कुल मनोज, देखने वाली बात होगी इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत धन्यवाद आपका। और खबर सीतापुर से है, जहां सांसद राकेश राठौर सिधौली SDM राखी वर्मा से नाराज हुए। सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर SDM की शिकायत की है। SDM द्वारा सांसद का फोन ना रिसीव करने को लेकर पत्र लिखा। सांसद ने एक मामले को लेकर SDM को फोन किया था। कॉल रिसीव न होने पर SDM को मैसेज किया था। कई दिन बीत जाने के बाद भी SDM ने मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दिया था। सीतापुर लोकसभा से कांग्रेस के सांसद हैं राकेश राठौर। देखिए लोकसभा से कांग्रेस के सांसद हैं। बता दें कि सांसद राकेश राठौर SDM राखी वर्मा से नाराज हुए और उसको शिकायत उन्होंने की है। सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर SDM की शिकायत की है। तो SDM द्वारा सांसद का फोन ना रिसीव करने को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। तो सांसद ने किसी मामले को लेकर SDM को फोन किया था और SDM ने फोन नहीं उठाया, साथ ही मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, जिसके बाद SDM ने देखिए SDM के खिलाफ पत्र लिखकर जवाब मांगा गया है। तो सीतापुर लोकसभा से कांग्रेस के सांसद हैं राकेश राठौर। तो सीतापुर का ये पूरा मामला है।
और खबर नोएडा से है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले गिरफ्तार हुए हैं। ठगी करने वाले कॉल सेंटर संचालक गिरफ्तार किए गए हैं। बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया करते थे। सेक्टर 16 में कॉल सेंटर खोलकर खेल करते थे, जहां अब तक करीब 200 लोगों को निशाना बना चुके हैं। पैसा कमीशन पर लिए बैंक खाते में जमा करवाते, जहां विशाल, आमिर और वरुण नाम के आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। 7 फोन, डेबिट कार्ड और 4 कंपनियों के फर्जी कागज मिले हैं। फिर वन पुलिस ने गिरफ्तारी की है और बरामदगी की गई है। तो नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का ये पूरा मामला है और इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव फिल्म देखेंगे। फिल्म में 120 बहादुर देखेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12:30 बजे प्लासियो मॉल में फिल्म देखेंगे अखिलेश। बता दें कि फरहान अख्तर के साथ ये फिल्म देखेंगे। फरहान अख्तर द्वारा बनाई गई फिल्म 120 बहादुर। और देखिए, अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे प्लासियो मॉल में फिल्म देखेंगे। तो फरहान अख्तर द्वारा ये फिल्म बनाई गई है, जिसको देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव देखेंगे। और खबर लखीमपुर से है, जहां खनन ठेकेदार ने अवैध पुल तैयार करवा दिया। प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर तैयार करवाया। नदी के आर पार जाने की व्यवस्था नहीं थी। खनन ठेकेदार ने शॉर्टकट को लेकर देखिए बनवाया, जहां नियम कानून दरकिनार कर नदी का रुख भूला। जौराहा नदी पर यह अवैध पुल बनाया गया है। बालू खनन का डंपर निकालने की पुल से तैयारी। और खबर आगरा से है, जहां थाना एकता पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। फोन, बाइक लूट के 4 वांछित आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 आरोपी दबोचे गए हैं। बदमाश सुंदर और सूरज के पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। 2 तमंचे, लूटा मोबाइल, 1 बाइक बरामद की गई है। के पास से कुल 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, लूटी गई बाइक और मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त जो अपाचे बाइक थी वो भी बरामद हुई है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। और खबर अलीगढ़ से है, जहां भारत समाचार की खबर का दमदार असर हुआ है। महिला के साथ सड़क पर पिटाई का ये पूरा मामला है। आरोपी पति और जेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी करवाई है। पारिवारिक बंटवारे को लेकर मारपीट की गई थी। थाना खैर इलाके के गाँव माया रामगढ़ी की घटना बताई जा रही है। थाना खैर जनपद अलीगढ़ से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला के साथ उसके पति और उसके देवर द्वारा मारपीट की जा रही है। उक्त वीडियो का तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए थाना खैर की पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए उक्त महिला के पति एवं देवर दोनों को ही हिरासत में ले लिया गया है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। और खबर लखनऊ से है, जहां शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी स्थित बीओबी बैंक में आग लग गई। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बैंक है। बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बंद बैंक की खिड़की तोड़कर आग पर काबू पाया गया। सूचना पर पहुंचे बैंक कर्मचारियों ने ताला खोला। आग लगने से कंप्यूटर, फर्नीचर जलकर राख हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा मोहन रोड की घटना बताई जा रही है। और खबर एटा से है, जहां 2 पक्षों में मारपीट का सीसीटीवी वायरल हुआ है। होमगार्ड इंद्रपाल और गांव के लोगों में मारपीट हुई है। मारपीट में इंद्रपाल के सिर में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। एटा अलीगंज क्षेत्र के नगला बल्लभ की घटना बताई जा रही है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।